जो करंट ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा हमने किसी बात मीटिंग्स की हैं और हम इकट्ठे हुए हैं, वो यही नुकता था, जिसके नतीजे में हमने इस पूरे पावर सेक्टर को समझने की कोशिश की है और उनसे बात करने की कोशिश की है। आपके साथ और आवाम के साथ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मध्यम लहजे में गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक तरफ पूरे मुल्क में बिलों की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से एक एहतजाज का सिलसिला जारी है। शटडाउन हड़ताल भी आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हुई, ताजर भी बाहर आए, आम आदमी भी बाहर है, लोग बिलों को सरेआम आग लगा रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम बिल अदा नहीं करेंगे और हुकूमत से रिलीफ मांगे जा रही है। और दूसरी तरफ आज निगरान प्राइम मिनिस्टर ने पहली मरतबा मीडिया से खिताब किया, बल्कि पूरी कौम से खिताब किया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बिलों का इशू है इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, हालात इतने खराब नहीं है। उनका ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, इशू नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जरूर है लेकिन इतनी नहीं है कि पिया जाम हड़ताल की जाए वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल ये है कि जो सूरत हाल आपको मार्केट में, गलियों में, सड़कों पर नजर आ रही है, क्या प्राइम मिनिस्टर को उसका पता नहीं है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं वो चीज आम आदमी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उस तक नहीं पहुंच रही। तो ये जो एक कनेक्शन, ये जो गैप है, इसको कैसे फिल किया जा सकेगा? और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या निगरान हुकूमत के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी मौजूद है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को रिलीफ दे सके, आम आदमी को रिलीफ दे सके? क्योंकि ये जुलाई के बिल्स हैं, अभी अगस्त के आने हैं और उसके बाद सितंबर के भी आने हैं, और आज रात शायद पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो जाए। तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली के बिल हैं और उनमें मुसलसल इजाफा है और आवाम सड़कों पे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल यह है कि सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, तो वाकई ऐसा है या नहीं? रिलीफ कहां से मिल सकता है? ये हमारे आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से का मौजूद होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, खुर्रम शहजाद साहब माशी माहिर हैं, और ये भी आप इनको टेलीविजन पे देखते रहते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा कि ये इशू बेसिकली वाकई सीरियस है या फिर ये आप महसूस कर रहे हैं कि ओवर प्ले किया जा रहा है? नहीं, ये जो इशू है इंतहाई संजीदा है। आज मैंने जब प्राइम मिनिस्टर से सवाल करने का मौका मिला तो उनको मैंने यही बताया कि आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे अपने टाउन का एक ट्यूबवेल ऑपरेटर मिला और वो लिटरली उसकी रोने वाली हालत थी। उसने कहा कि मेरा बिजली का बिल 30,000 रुपए का है, घर में कोई एसी नहीं है। अब ट्यूबवेल ऑपरेटर की क्या कैपेसिटी इतनी है कि एसी घर में लगा सके, और उसने कहा जी कि मेरी जो टोटल तनख्वाह है वो 30,900 रुपए है। तो 900 रुपया उसके पास बचा है। तो कहता जब मैं किस्तें करवाने के लिए ISO के दफ्तर गया तो मुझे आगे से वहां पे बातें सुनाएंगे और मुझे ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे मैं उनको गुलाम हूं। तो मैंने आज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वो आपका एम्प्लॉई है, CDA का एम्प्लॉई, उससे जाके पूछ लो, उसकी आप पे स्लिप भी चेक कर लो, उसका बिल भी चेक कर ले। तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, हर घर के अंदर, खासतौर पर जो पाकिस्तान का 50 से 60% का जो तबका है जो कि बिलो आपका या तो पावर्टी लेवल है या वो लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुए इस सारे बुरहान से। और उससे बढ़कर फिर आप जो आपके जो ताजिर है उनके ऊपर जिस किस्म की टैक्सेशन इनडायरेक्ट हो रही है, वैसे तो इनकम टैक्स वो नहीं देते, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा, एक फर्दर टैक्स लगा, उनके बिल्स हैं, वो इस सारी कैंपेन में शामिल हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बातें इस हवाले से की। एक तो उन्होंने, जो मेरा ख्याल उनकी बात ठीक है, कि वो लोग जो सारी चीज के जिम्मेदार थे, जो आज से 3 हफ्ते पहले तक हुक्मरान थे और ये फैसले करके गए हैं, अब कम अज कम उनका ये नहीं बनता मॉरली ये पॉइंट ऑफ व्यू कि वो सामने और कैंपेन चलाएं। लेकिन मोरालिटी तो है नहीं ना पाकिस्तान में। अब देखें, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा एहतजाज का हिस्सा बनती चली जा रही है अब तेजी से, और ऐसे लगता है जैसे इनकी गवर्नमेंट को 10 साल पहले थी। एग्जैक्टली ये पॉइंट है ना, ये उनका इस हद तक ठीक है। दूसरा, जब एक उनसे क्वेश्चन हुआ जी कि एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, तो पीएम का ये ख्याल था कि ये एक सीरियस मसला जरूर है लेकिन इसको आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं कह सकते। ओवरऑल जो उन्होंने बार बार चीज एक रिपीट की कि देखिए इतने बुरे हालात नहीं है, इतनी मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हल है, हम हल करेंगे, हमारा जो एक मैंडेट है उसके अंदर रहते हुए हम काम कर सकते हैं। तो बल्कि एक जगह पर उन्होंने मीडिया पे भी उन्होंने कहा जी कि 2 बातें उन्होंने मीडिया के बारे में की। एक तो चॉइस उन्होंने लगता था सैलरी पता लग गई है, उन्होंने कहा कि जी मीडिया की जो सैलरीज है वो जो है ओवरऑल, जो नॉट मीडिया की सैलरी बट इनकम्स जो है वो देखने की जरूरत है। मीडिया की इनकम्स बहुत ज्यादा है, इनके प्रॉफिट्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, मीडिया ने अगर मुझे तजावीज देनी है तो खुद
ऐसी वो पढ़ लिख ले और फिर मुझे तजावीज़, अगर ऐसी बात करनी है जो आम बंदा कर रहा है तो फिर मुझे वो तजावीज़ लेने की जरूरत नहीं है। तो इस किस्म की बातें थी ज़्यादा उनकी आज। वैसे हर हुकूमत का यही मसला है, वैसे महसूस होता है कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो सारे मामला कंट्रोल हो जाएंगे। तो ठीक है, बंद कर दें, बड़ा आसान काम है, अगर इससे मसला हल हो सकता है। चौधरी साहब, आप मजाक में कहेंगे उसको सीरियस ले लेंगे? अच्छा, वो इतनी जल्दी सीरियस ले लेते हैं क्योंकि हालात इतने खराब हैं। अगर ये अब बंद भी कर दे, ऑल्दो सोशल मीडिया पे काबू नहीं पा सके, कोशिश तो बड़ी की है। लेकिन आपको याद नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जनाब इतनी महंगाई नहीं है जितने लोग शोर कर रहे हैं। इसहाक डार साहब का भी ये कहना था कि इतनी महंगाई नहीं जितना शोर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में एक साहब ने कहा था कि 2 के बजाय 1 रोटी खा लिया करें, 1 चम्मच चीनी डाल लिया करें, और आपको क्या जरूरत है इतने अखराजात करने की, कम बत्तियां इस्तेमाल करिए करें, कम पेट्रोल इस्तेमाल किया करें। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस है पाकिस्तान के अंदर, जो भी हुक्मरान होता है उसको यही फील होता है कि इस टाइप की चीजें करने से मामला ठीक हो सकते, असल इशू को टच नहीं करता यहाँ पे पाकिस्तान। देखिए, जिस सेटिंग में वो लोग बैठे हैं, वो जो माहौल होता है सारा, वो जो ऑफिसेज और फिर जो प्रोटोकॉल, उसमें तो नहीं लगता है पाकिस्तान की कोई मिसाइल है। ऑल्दो ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप कह सकते हैं कि ये उस एलीट ग्रुप या एलीट क्लास से या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है जो हमारी रवायती सियासी खानदान है। इवन देन इवेंचुअली ही विल, आज तो वो कह रहे हैं कि मैं आप में से और आप में से मैंने वापस जाना है, इनके पास टाइम भी कम है। तो इनको शायद ये बेहतर उन लोगों से रियलाइज कर सके, नवाज शरीफ साहब से, डार साहब से, असफ जरदारी साहब से। आई एक्सपेक्ट कि इनकी रियलाइजेशन उनसे बेहतर होगी। अब जब बात आती है उसके हल की, तो हल में मुझे फ्रैंकली ना आज मुझे कोई एक ड्यूरेबल कोई सोल्यूशन ये देते हुए नजर आए, और ना ही कल जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की टॉक थी, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, वहां पे भी सोल्यूशंस की बात नहीं थी। प्रॉब्लम सारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो मैं और आप भी करें, हमारा ये काम है ना, हमें करने दें। सोल्यूशन देना उनका काम, उस साइड पे वो नहीं आ पा रहे। कौन सा ये फरमाइएगा, रिलीफ का क्या चांस है, और क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा फंड मौजूद है या ये IMF को कायल कर सकेगी कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए? ज़ाहिर 250 अरब रुपया तो फौरी तौर पे चाहिए रिलीफ के लिए, तो कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल सकता है, और अगर नहीं मिलता तो पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जावेद साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, 2 जो है तरीके हो सकते हैं जिस पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मुझे लगता है थोड़ा काम कर सकती है, और उससे जो है पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक तो हमें एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए। पहली बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि होता ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक ट्रांजिशन के लिए आई है। हम शायद इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि इसने ये सब कुछ किया है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये 30 सालों का जो है ना मेस अब जाके आपको सामने नजर आना शुरू है, पिछले 1-1.5 सालों में। ये अभी का नहीं है, ओवरनाइट ही। सेकेंडली, जो मैं 2 तरीकों की बात कर रहा हूँ, एक ये हो सकता है जो कि सोच भी रही है कि बिल्स को डेफर कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे आज अगर किसी का 25,000 का बिल है, 10,000 का बिल है, तो उसे जो है 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता पे कर दे। लेकिन इसमें एक डाउनफॉल ये है कि ऑलरेडी नॉन पेमेंट्स या नॉन रिकवरीज बढ़ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जावेद साहब, होता ये है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो चोरियां बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारा सिस्टम इतना जो है वो तबाह हो चुका है, और इसी गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी चाहिए थी। एक तो ये हो सकता है कि बिल्स को डेफर किया जाए थोड़ा, और जो देखिए हर क्वार्टर में ना एडजस्टमेंट होती है, डॉलर आपके ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी प्राइस और फ्यूल जाता है तो उसकी भी एडजस्टमेंट होती है। लेकिन खुर्रम साहब, इसमें देखिए अगर किस्तों में कर देंगे ना तो अगले महीने भी बिल आना है। आपने इस तरह किया कि इस बार आधा बिल कर दिया, अब जो अगले महीने का आपने उसको भी आधा कर दिया, तो वो दोनों मिलकर फिर बराबर हो गए, और उसके बाद मुसलसल आपने बिल देते चले जाना है, तो रिलीफ तो ना हुआ ना ये? मैं आ रहा हूं उस पर कि ये किस तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने 3 महीना डेफर कर दिया या 4 महीना डेफर कर दिया एक बिल को, और जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है उसको भी आपने 2-3 महीने या 1 क्वार्टर आगे कर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और IMF को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये भी नहीं होगा। और मुझे जो आपको भी ये पता होगा कि अब IMF के साथ जो है अभी से बात हो रही है कि किस तरह से रिलीफ दिया जाए। देखिए, एक तो तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो आगे जाकर और एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये तो कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके अलावा क्या हो सकता है। देखिए, आपको पता है एक बिल के अंदर तकरीबन 40%, कम से कम 40% तो टैक्स है पूरा। उसके अलावा ये चोरी चकारियां 520 अरब रुपए की तो चोरी हुई है, चोरी चकारी हुई है, और नॉन रिकवरीज है। ये अगर आप एक प्लान लेके जाएं IMF के पास कि देखिए जी हम जितना कर सकते हैं इसको कम करेंगे अगले 3 महीने में, 4 महीने में, यहां से रिकवरी करेंगे, और अपने जो दूसरा एंड है टैक्सेस को, वहां से मेरे पास 6 टैक्स, मैं सेल्स लगाऊं और इनकम टैक्स लगा दूं, लेट से बाकी एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, भी टैक्स सारे कम करूं, और एग्रीकल्चर, रिटेल एंड ट्रेड, प्रॉपर्टी,
प्रोफेशनल्स यहाँ पे टैक्सेस नहीं है। एग्रीकल्चर और रिटेल तो 2% टैक्स देता है और 45% हिस्सा है पूरी इकोनॉमी का, तो क्यों नहीं जो है वो टैक्स वहां से लिया जाता। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीका हो सकता है कि टैक्सेस कम करके थोड़ा रिलीफ दिया जाए, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि जो ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, इनकी IMF के MD के साथ एक अच्छी रैपो है। मुझे लगता है ये कि ये उनके साथ डील कर सकेंगी इस चीज पे कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि IMF दे सकता है रिलीफ जावेद साहब। उसकी वजह ये है कि IMF अगर देखिए कल जो उनका बयान था ना सेनेट की फाइनेंस कमेटी के सामने, उसकी वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि वहां पे डॉक्टर साहबा ने ये कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी इस वजारत के लिए और ये तो मुझे दे दी गई और मुझे ये कबूल करनी पड़ गई। एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, ना बिजली में मिल सकता है, ना पेट्रोल में मिल सकता है, और कोई आप फौरी तौर पर यह महसूस ना करें कि कहीं ना कहीं से कोई हमें को गैबी हाथ मिलेगा, तो वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसका रिएक्शन ये आया कि आज डॉलर मजीद ऊपर चला गया और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। तो मैडम तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अंडरस्टैंड कर रही है चीजों को। मैं आपको बताता हूँ, देखें जो क्रैश हुई है ना आज मार्केट क्रैश, तो मैं नहीं कहूँगा, जो बहुत एक डिक्लाइन आया मार्केट में, उसकी एक बड़ी वजह यह है जावेद साहब कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की बात हो रही है 2 से 3%। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे भी, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स पे और कंपनीज के जो है ना वो ग्रोथ पे और हर चीज पे। तो एक वो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरी है। और डेफिनेटली डॉलर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। मैं लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि मैंने पहले कहा बिल्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है, थोड़ा सा टैक्सेस को कम किया जा सकता है, ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर आप IMF के पास जाएंगे ना ये चीज लेके कि मैं लॉसेस को कम करेंगे, हमारे ये प्लान है, हम यहाँ पे ऑल्टरनेट टैक्स लगा के आपका टैक्स पूरा करके देंगे। IMF ये नहीं कहता कि गरीबों को ही टैक्स लगाए। IMF ये कहता है कि आप बिजली जितने की बनाते हैं उतनी की बेचें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा की बेच रहे हैं। दूसरा वो ये कहता है कि टैक्सेस को आप इकट्ठा करें ताकि मेरे पैसे भी वापस दे सकें, अपने आप को भी ठीक करें और वहां से टैक्स लगाएं जहाँ टैक्स नहीं लगा हुआ। तो मैं तो आपको ये ऑल्टरनेट कहता हूँ कि ये बात की जा सकती है IMF के साथ, जिसकी बेसिस पे ये काम हो सकता है, शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ आ सकता है। लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट पे काम किया जाए, SIFC के अंदर हो या कोई भी हमारा तरीका हो, ये डॉलर को हम किस तरह गवर्न करें। ओपन मार्केट इस वक्त ड्राइव कर रही है इंटर बैंक को, जो कि ऑपोजिट होना चाहिए। इंटर बैंक जो है वो 95% कंट्रीब्यूट करती है डिमांड का डॉलर का, और ओपन तो सिर्फ 5% करती है। तो क्यों जा रहा है ओपन मार्केट में, क्यों नहीं गवर्न करता है स्टेट बैंक, क्यों नहीं जाके देखता कौन बाय कर रहा है डॉलर और किस लिए बाय कर रहा है। ये करे ना ताकि डॉलर रुके, डॉलर गवर्न सही हो। मैं डॉलर सेट करने की बात नहीं कर रहा प्राइस की, डॉलर की ओपन मार्केट को गवर्न करने की बात कर रहा हूं, ताकि आपकी रेमिटेंसेस लॉस ना हो। रेमिटेंसेस पिछले महीने गिर गई हैं, अगर यहाँ रेट बढ़ा रहा तो रेमिटेंसेस ओपन मार्केट में आती रहेंगी और सारा का सारा इंटरबैंक फॉर्मल चैनल आपको फिर हाथ धो बैठेगा एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से। तो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है रोडों पे आने से। अच्छा, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। राना साहब फरमाइएगा, मसलन कुछ ऑप्टिक्स हैं, अगर वो कर लिए जाए ना उससे भी आवाम को रिलीफ मिल सकती है। मसलन ये जो फ्री यूनिट्स हैं कि 1,99,000 89,000 जो लोग हैं वो फ्री यूनिट्स ले रहे हैं और हर महीने 3.5 करोड़ यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं। कम से कम गवर्नमेंट इसी पर पाबंदी लगा दे, और इस पर पाबंदी लगाने के बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बहुत आराम से कह दिया कि नहीं जी ऐसा तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो कोई फ्री मिली नहीं बिजली किसी को। नहीं, उन्होंने आर्मी की और जुडिशरी की बात की है, क्योंकि जरा वहां पे आपको पता है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पे उनसे उन्होंने हमें जो ऑफिशियली बताया कि आर्मी को एक भी यूनिट फ्री नहीं जा रहा, और जुडिशरी ने उन्होंने कहा कि हमें यह बताया कि जिस तरह कहा जा रहा है उस तरह नहीं। उन्होंने इनकार तो नहीं किया कि नहीं फ्री, बट शायद वो क्वांटम नहीं होगा। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं उसको उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो उन्होंने कहा 1 से 16 ग्रेड वाले हैं, और जो तकरीबन गालिबन उन्होंने कहा कि शायद 66% वो बिजली का जो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, और बाकी उनका वो इतना ज्यादा नहीं है। अगर उनका उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ करेंगे तो फिर ये जो क्लास इस वक्त सड़कों पर एहतजाज करे ये भी वही लोग हैं, तो ये इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो वो नहीं करेंगे। उनका जो 17 से 22 वाला है उसके ऊपर 2 प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोजल ये है कि अभी उनकी जितनी भी उनको फ्री बिजली मिलती है उनके यूनिट्स अगेंस्ट देयर ग्रेड्स, उसको उन्होंने या तो मोनेटाइज कर दें, उनको उसके बदले पैसे दे दिए जाएं, या फिर ये उनका कि जो उनकी अनलिमिटेड है किसी की, या जो भी उनकी किसी के 1000 यूनिट्स है उसको 500 कर दी तो हाफ कर दिया जाए। ये 2 प्रपोजल उन्होंने कहा है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी 48 आवर्स में इसके ऊपर हम कोई ना कोई फैसला कर लेंगे और अनाउंस कर देंगे। अच्छा, 48 आवर्स में ज्यादा यही हो सकता है कि वो ये जो फ्री यूनिट्स हैं उसको जरा कर्टेल कर लें, या इसके अलावा भी है कोई? इसके अलावा जो बिजली के बिलों का मसला है वो उस पर कोई ना कोई उनको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग अपने बिल अदा करें, अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। बिल्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसकी वजह अगर बिल अदा नहीं होते तो फिर 300 अरब रुपए चाहिए पीछे जो कंपनीज उनको चलने के लिए, तो वहां से फिर ज्यादा बिजली। देखिए पूरे साल का जो उनका रेवेन्यू का एस्टिमेट है 2,800 अरब रुपए है, ठीक है। उसको 12 पे डिवाइड कर लेंगे, रफली जो आप नंबर दे रहे हैं पर मंथ ही इतना, जो पर मंथ की बात, पर मंथ ये 240-250 इतना रफली बन जाता है। उसके लिए फिर
इनका प्लान ये था कि बैंकों से कर्जा लेंगे, बैंकों से कर्जा लेके इनको देंगे, फिर उस पर सवाल था कि सूद कौन तो इसलिए IMF ने अभी तक इनको गो हेड नहीं दिया, तो ये रुके हुए हैं। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या आउटकम निकलता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि कोई बहुत सब्सटेंशियल रिलीफ जो है वो हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं है। आवाम को हर सूरत बिल अदा करने पड़े, एक साथ हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब फर्ज करें कि अगर ये राइट्स इस तरह राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये एहतजाज और लोग सड़कों के ऊपर मजीद बढ़ जाते हैं, करोड़ों की तादाद में आ जाता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, ये तो हुकूमत अभी जो इनकी 3 हफ्ते की परफॉर्मेंस रही है, ये को कुछ खास नहीं कर सकेंगे। मिलिट्री कुछ करे तो करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में खासतौर पर जो पुलिस है उनका तो मुझे नहीं लगता कुछ उनका कोई मेजर होगा। आई डाउट कितना ये एक्सपैंड करेगा, बट आप इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। अभी तक तो मसला ये बन रहा है, तो खुदा ना खास अगर किसी ने इसको हवा दे दी तो कोई लीडर मिल गया, कोई लीडर इसको मिल गया। अभी तो लीडर लेस है ना, जो आज जमात इस्लामी कोशिश कर रही है लेकिन उनको वो मिल नहीं रहा उनको, तो ये मसला सीरियस हो सकता है। बट एट द सेम टाइम केयर टेकर्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और अगर पेट्रोल की कीमत भी इसके साथ बढ़ जाती तो मुझे उम्मीद है कि बढ़ जाएगी, बस क्योंकि अभी तक तो प्रपोजल यही बढ़ाने का ही है। और कल केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, पास ऑन करनी पड़ेंगी, हमारे पास फिस्कल स्पेस है ही नहीं। तो जब भी अनाउंसमेंट आएगी आप देखें उसके ऊपर का शोर तो पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लगता है कि चीजें कोई सही जा रही है, रुपए बढ़ जाएगा मेरा ख्याल है। और 15 के ऊपर मैंने कुछ कैसा जो मुझे 3 दिन पहले का पता है, आज का नहीं मुझे पता, क्योंकि ये कैलकुलेशन चेंज होती रहती है। 3 दिन पहले कोई 8 से 12 रुपए की बात हो रही थी। आई डोंट नो कि आज क्या है। ठीक हो, अच्छा उसके खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगा सर। अब आपके पास कोई सोल्यूशन है जो आप गवर्नमेंट को देंगे कि ये कर लें 1 2 3 4, इससे फौरी तौर पे ये आग जो है बुझ जाएगी? अच्छा, एक तो मैं जावेद साहब आपका एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, उस पर थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा ना कि ये जो वापडा एम्प्लॉयज हैं या जो भी रेलेवेंट आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनको जो है वो यूनिट्स मिलते हैं, तकरीबन कोई 350 मिलियन यूनिट्स हैं पूरे साल के, और वो तकरीबन कोई 16 अरब रुपए के करीब कोई अमाउंट बनती है रफली। तो देखें ये भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन इसमें सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, सिंबॉलिक बहुत ज्यादा है। एक मैसेज देने वाली बात है कि आवाम ये सोचती है कि ऑप्टिक्स ये, लेकिन होना चाहिए ये पता ये चलना चाहिए कि अगर हमें तकलीफ हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी तकलीफ हो रही है। ये नहीं हो रहा सिर्फ हम जल रहे हैं। यही कह रहा हूं कि ये देना चाहिए, सिंबॉलिकली ये डिसीजन आना चाहिए, ताकि आवाम को ये तो सुकून मिले कि हमारे साथ आप भी हैं जो साथ खड़े हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आवाम को आप ये कहें कि आप ही सारा झेलें और हम जो है बेनिफिट्स लेते रहे। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए नंबर 1। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले कहा कि आप 2-3 टैक्सेस कम करें, सिर्फ सेल्स टैक्स, मैं तो ये कहता हूँ सेल्स टैक्स लगाएं, इनकम को भी आप उसका स्लैब ऊपर कर दें। FBR ने स्लैब उल्टा बढ़ाने के नीचे कर दिया, 75,000 से नीचे कर दिया, तो वो ज्यादा टैक्स नेट में लोगों को लाने की बात हो रही है। तो बात यह है कि 70 जो आपके जो टैक्सेस हैं 40%, उसका तकरीबन 20 से 25% हिस्सा कम किया जा सकता है, जो कि एक छोटा रिलीफ मिल सकता है। और उस टैक्सेस का एक प्लान बनाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की रैपो बहुत अच्छी है MD IMF के साथ, वो जा सकती हैं, बात कर सकती हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सिचुएशन हमारे लिए हो गई है, तो काइंडली इसको इस तरह से लेके चलते हैं। वो सुनेगा IMF, आपको 24 प्रोग्राम होता है, वो सुनेगा आपकी बात। अगर इतना होता तो वो ट्रांजिशन के आपको कभी नहीं देता IMF प्रोग्राम, कहता है मैं नहीं आपके साथ बात करूंगा, तो वो सुनेगा जाके उसको, लेकिन प्लान टैक्स कम करें। मैं आपका भी मशहूर हूँ राना साहब, आपका भी मशहूर हूँ खासा। यहाँ पे मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे 2 मेहमानों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनके साथ ताल्लुक है, और नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब जो पॉलिटिकल साइड है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मियां नवाज शरीफ साहब अभी आ नहीं रहे, और अगर वो आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है बिल्कुल रॉन्ग टाइम होगा, क्योंकि लोग जब बिल उठा के सड़कों के ऊपर होंगे और उधर से मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, तो फिर उसको जस्टिफाई करना मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम कर सकेगी नून लीग ये। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव चेंज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी इस गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। सवाल ये कि 10 दिन पहले तो आप उसी गवर्नमेंट का हिस्सा थे जैसे सब कुछ किया था, तो ये नैरेटिव के अंदर तब्दीली क्यों आ रही है? नाज बलोच साहब ये फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हो गया जी? उससे पहले कह रहे थे जी आप लेट कर दें, बल्कि एक तो ये भी ऑप्शन था कि गवर्नमेंट जो है ना उसकी मुद्दत में साल इजाफा कर दिया जाए। तो अब अचानक आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हुए अब केयर टेकर गवर्नमेंट आई, अब आपको इलेक्शन की जल्दी बहुत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, इलेक्शंस की तो मैं समझती हूँ तमाम सियासी जमातें जो है वो चाहती हैं और होना भी यही चाहिए कि इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए। ये नहीं जल्दी चाहते, ये नहीं जल्दी चाहते। अच्छा, अगर ऑन एयर अफनान कह दें कि वो जल्दी नहीं चाहते तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। देखें तो उसके बाद कहा भी मुलाजा करें। देखिए बात ये 90 दिन में ये नहीं चाहते, मैं कह रहा हूँ 90 दिन में नहीं चाहते, मौलाना भी नहीं चाहते 90। नहीं देखिए 90 दिन की जो बात है वो तो डेफिनेटली एक आईनी जो है वो आईनी दायरेकार में रहते हुए 90 दिन में इलेक्शंस की बात पीपल्स पार्टी कर रही है। सीसीआई की बात मैं आपसे कर रही हूँ। सीसीआई में ये बात वाज़ेह तौर पे जो है इस चीज की यकीन दहानी दिलाई गई थी कि जल्द अज जल्द जो डिलिमिटेशन का मामला है, जो सेंसस का मामला है, इसको मुकम्मल करके और इलेक्शंस की तरफ फौरी जाएगा। 90 दिन के अंदर उन्होंने कहा गया था कि ये मामला जो है जी देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करानी होती है कि इलेक्शंस वक्त पे कराएंगे। इलेक्शंस वक्त पे कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने के लिए जो है वो इसका डेफिनेटली आईन पाकिस्तान जो है ये फ्रेमवर्क देता है। देखें आप गेंद उनके हाथ में लेके चले गए कि पहले आपने सेंसस करवाने हैं मुकम्मल और उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, फिर इलेक्शन होंगे। साथ आपने कह दिया कि जी फरवरी मार्च में भी इलेक्शन काबिल कबूल हैं सबके लिए, और करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के पीछे जल्दी इलेक्शन करवाया। जावेद चौधरी साहब देखिए मार्च में तो सेनेट के इलेक्शंस हैं। सेनेट के इंतखाबात तभी मुमकिन है जब पार्लियामेंट अपनी जो है वो वजूद में हो, और पार्लियामेंट का वजूद में आना बहुत जरूरी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो आईन पाकिस्तान के ऊपर रहते हुए हम बात करते हैं, दूसरी बात यह कि आप हालात भी अगर देखें जो मुआशी सूरत हाल है, और इस बात में कोई शक नहीं कि पीडीएम को एक मुश्किल चैलेंजिंग हालत में हुकूमत मिली थी। कोई तो आप ना लेते ना, अब तो सवाल बहुत किया जा रहा है कि अगर इतने चैलेंजिंग थे तो ना लेते आप। नहीं देखिए वो तो एक चैलेंजिंग थे, हालात चैलेंजिंग मुश्किल हालात थे, लेकिन उस हालत के अंदर अगर तमाम सियासी जमातों ने फैसला किया कि पाकिस्तान को एक डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए और वेंटिलेटर अगर सिचुएशन में बचा लिया तो देखिए वो तो क्राइसिस था ना जिस हालत में हमें मिली थी। आप देखा कि उसके बाद खुद ली थी। अगर आप इलेक्शन की तरफ चले जाते तो इलेक्शन हो जाते, और ना जाते तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाती, ज्यादा 1.5 साल इलेक्शन की तरफ अदम एतमाद तो एक आईन हमें इजाजत देता है। अदम एतमाद कोई गैर आईनी अमल तो था नहीं। अदम एतमाद तो पहले भी पाकिस्तान में होते रहे हैं। वो बात अलग है कि पहले अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हुए माजी में, इस दफा अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गया। अदम एतमाद कामयाब हो गया। अब आप देखें उसको जावेद चौधरी साहब जो भी कहें, मैं तो ये कहूंगी कि अदम एतमाद कामयाब हुआ, और अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ये हक हासिल होता है हुकूमत को कि वो उसको कंटिन्यू करके अपना मुद्दत पूरी करे, या वक्त से पहले अगर तहलील करना चाहते तो कर लेते। लेकिन हमने अपनी मुद्दत जो पूरी की, ये एक बहुत ही जमहूरियत के लिए जो 5 साल पूरे करने का जो सिलसिला है वो बहुत जरूरी है। अब उसका नतीजा मुलाजा कर लें जो गलियों के अंदर हो रहा है। अब फरमाइएगा, अब इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन की तरफ तमाम जमातों को जाना चाहिए। मुश्किल हालात हैं, चैलेंजिंग हालात हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो भी जीत के पार्लियामेंट में दोबारा हुकूमत बनाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी हुकूमत बनाएगी, ये उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि अब इशू ये है कि अब बाकी तमाम पार्टीज को जल्दी है सवाए आपको और मौलाना को, क्योंकि अभी तक मियां नवाज साहब तशरीफ नहीं लाए। इसका मतलब यह है कि आप तैयारी करके बैठे हुए हैं कि फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर इलेक्शन होंगे, तो आपको जल्दी क्यों नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसको तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से नहीं लिंक करना चाहिए। ये ज़रूर मैं आपको कह देता हूँ कि ये इलेक्शन कराने की तमाम 4 सीनियर लीडर आपके ऐलान कर चुके थे कि वो सितंबर में आ रहे हैं। इवन मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने कह दिया कि 15 सितंबर को आ रहे हैं, टिकट हमने बुक करवा लिया। हाँ जी, वो लेकिन वो हालात के हिसाब से क्या हो गया था? वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ जो है वो ज़रा सामने नहीं आती। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्शन का मामला है उसके अंदर देखें, इलेक्शन की तमाम तर जिम्मेदारी वक्त पे कराने की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, ये और ये आईनी तौर पे भी उन्हीं की है। हम इस वक्त किसी एग्जेक्टिव पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं हुकूमत नहीं है, फिर देखिए ये जिम्मेदारी उनकी है। जो इलेक्शन कमीशन की जो तरमीम की आपने एक्ट में आप ना करते,
और जो पुराना सिस्टम था उसके मुताबिक चलते रहते, सदर साहब अपडेट दे चुके होते तो चीफ इलेक्शन हो गया होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी डेट दे सकते हैं ना, वो तो डेट जो है वो तो उधर से भी आ सकती है। बात ये है कि जिम्मेदारी जो है हम उसी की है ना जिसके पास एग्जेक्टिव पावर है, उसको तो नहीं आप जिम्मेदार ठहरा सकते जिसके पास एग्जेक्टिव पावर नहीं है। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि वो 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है, आप भी चाहते हैं 90 दिन में हो जाए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर 90 दिन की लिमिट तो है, और ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि जब 1971 वाला मामला हुआ था और इलेक्शन हो गया और हैंड ओवर ऑफ पावर नहीं हुआ तो उसकी वजह से मुल्क टूट गया। तो हम ये इस चीज को ज्यादा खींचा नहीं जा सकता। लेकिन सर आपने पहले खुद खींचा था, आपको याद होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो तो मुख्तलिफ नहीं था सर, यही आइन था। नहीं यही आइन था, लेकिन उस वक्त आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपने उसको तोड़ दिया। आज आपको अच्छा लग रहा है, वो आप कह रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट अच्छा क्या लग रहा है? मैं तो देखे, मैं तो ये बात अच्छा कैसे लग रहा है 90 दिन की। हमने 90s में कितनी दफा हैंड ओवर पावर की, हमने 60 या 90 डे में इलेक्शन कराया, हमने अभी हैंड ओवर पावर की हमने इलेक्शन टाइम पे कराया, हमने कभी कोई हमारा माजी इस तरह का नहीं है। बात ये है कि इलेक्शन का जो है वो टाइम पे होना बहुत जरूरी है, माशी निज़ाम के लिए भी और सियासी निज़ाम के लिए भी। और मुझे यकीन है कि उसके ऊपर जो आइन कहता है बहुत एक ऑप्शन, जबरदस्त ऑप्शन था कि आप पुराने सेंसस के तहत इलेक्शन करवा, वो तो अभी भी हो सकता है ना। वो तो अगर अभी क्या आपने खुद नहीं करने दिया, आप करवा जाते, ऐलान कर जाते। वो तो नहीं, ये काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है कि वो कह दें हम पुराने पे करा देते हैं, हम तो नहीं। ये तो देखे ना जिम्मेदारी इसकी हमारे पास। सीसीआई की मीटिंग हो गई, सीसीआई ने कह दिया कर दिया ठीक है कि अब नए सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां, हाँ, लेकिन तो अब पाबंद हो गया इलेक्शन। वो पाबंद जो है वो तो ये कह सकते हैं कि 90 दिन की लिमिट है और हम नहीं कर सकते तो पुराने पे करा दें। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई हमने कोई ऐसी कदगन नहीं लगाया, अगर वो कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि, और हमारी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि हमने कभी पावर को हैंड ओवर ना किया हो। हमने हमेशा पावर को जो है वो पीसफुली हैंड ओवर किया, और ये डेमोक्रेसी का जो है बड़ा हुसन है कि पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन। लेकिन लाल बलोच साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट तो आप लोगों की थी, ज़ाहिर पीडीएम की गवर्नमेंट थी और पीडीएम के आप इत्तेहादी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब सवाल ये 16 महीने आपके पास पॉलिसियां आपने बनाई हैं, बिल जुलाई के आए हैं, लोग इस वक्त रो रहे हैं आपको, और आप ये कह रहे हैं कि इस निगरान हुकूमत का कसूर है जिसको सिर्फ 10 दिन हुए हैं। तो आपने जो कुछ किया था, अब क्यों आप चाह रहे हैं कि ये लोग उनका बोझ उठाएं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक का दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए नाज़ बलोच साहब कि सब कुछ तो आप लोग करके गए हैं, तो अब आप इस गवर्नमेंट पे मलबा क्यों डाल रहे हैं जिनको अभी सिर्फ 10 दिन हुए? नहीं देखिए, हम कोई गवर्नमेंट पे मलबा नहीं डाल रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल है और जो बिजली के बिल लेकर अवाम परेशान है। अवाम क्या, मेरा ख्याल है यहाँ पर बैठे हुए आपसे भी मैं पूछ लूँ आपके बिजली का बिल कितना आया तो आप भी परेशान होंगे, अफनान से पूछो तो वो भी परेशान, आपको परेशानी नहीं होगी? मैं भी परेशान होंगी और हूँ, क्यों नहीं हूँ, मैं भी मुतासिर हुई हूँ। जितना आता था उससे दुगना ही आया है और बिल्कुल परेशानी है, सबके लिए है। और अगर हम लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज का साथ देंगे, नहीं देखिए, और अगर इस चीज को हम बैठकर फील अगर कर रहे हैं तो आम आवाम जो है, जो 30,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, जो 25-30 हजार रुपए में गुजारा करते हैं या 50,000 में गुजारा करते हैं, वो 25-30 हजार का बिल कहां से अफोर्ड कर पाएंगे? तो लिहाजा मैं समझती हूँ पाकिस्तान का हर घर इससे मुतासिर हुआ है। ये मुश्किल अच्छा, इस चीज में फैसले की आप बात करें तो जब ये मामला जो है बिल के ऊपर जो ये टैक्सेस की मद में जो इजाफा किया जा रहा था, इसमें जब भी गुज़िश्ता हुकूमत में काबीना में इस पे बात होती थी, बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत में, गुज़िश्ता गवर्नमेंट तो थी ना, है अभी तो नहीं है गवर्नमेंट हमारी। 16 महीने आपने गुजारे पिछली गवर्नमेंट कर गई, उसमें नहीं, लेकिन उसमें 16 महीनों के बाद अब ये कह रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट कर रही है। उसमें पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है इस चीज को जो है इसको रद्द किया और इस फैसले की हमेशा नफी की है कि अवाम पे बोझ नहीं डालना चाहिए। लेकिन एतराज पीपल्स पार्टी ने हमेशा उठाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं लेकिन देखिए, व्हाट एवर इज डन, जो भी बात हुई है, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो टैक्स की छूट हासिल करके जो बड़े बड़े जो हमारे कारखाने हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर अगर हम टैक्स को छूट देकर हम एक आम आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं तो ये नामुनासिब है। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हम नहीं देखिए, आप अगर एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा रहे
तो आप जिम्मेदार हैं, आपको लगाना चाहिए था। देखिए ये आप अगर इंडस्ट्रियल से पैसे नहीं निकाल सके तो आप जिम्मेदार हैं। देखिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? टैक्स का बेस। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इस वक्त अगर आप बिजली का, एक तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, अगर आप बिजली के ऊपर प्रोग्राम करेंगे तो पूरे प्रॉपर में बिल्स लाकर आपको जो है उनको हम स्टडी करके बता सकते हैं कि किस तरह से लोगों को टैक्स चार्ज किया जा रहा है, मतलब सरचार्ज, फिर प्लस टैक्स, प्लस एडिशनल टैक्स, और ये सारी चीजें करके नो टैक्स लगाए आपने इसमें, नो टैक्स लगे हैं। ये मैं समझती हूँ कि इसको फौरी तौर पे इसको वापस भी लेना चाहिए। ये नाइंसाफी है, ये ज्यादती है। इजाफा जो है बिजली के अंदर अगर यूनिट्स में इजाफा करना था, कम से कम एक जो घरेलू सारिफ है जो 300 यूनिट्स से कम इस्तेमाल करता है वो तक इस वक्त मुतासर हो रहा है। तो ये जो स्लैब सिस्टम है इससे हम मुतासर हो रहे हैं। हाँ, IMF की सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल मौजूद थी और इस बात में कोई शक नहीं कि IMF की जानिब से बहुत सख्त कंडीशंस जो है वो अप्लाई की गई। हालात हमें आप हमारी बात करते हैं तो उस हुकूमत को मुश्किल हालात ये मिले थे। मैं समझती हूँ कि उनका जो है खमियाजा भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है महंगाई का जो तूफान है और ये ओवरऑल ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी एंड देन ऑफ कोर्स एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझती हूँ कि ये अवाम को रिलीफ देने के लिए जितनी भी जल्दी की जाए अवाम को रिलीफ इसमें मिलना चाहिए। अब गलती जिसकी है जिसकी नहीं है इसके ऊपर तोड़ दे IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं, IMF के साथ आप एग्रीमेंट तोड़ते नहीं हैं, आप IMF के साथ टर्म्स एंड कंडीशन करते हैं। आप उनको ये यकीन दिलाते हैं, आप उनको ये यकीन दिलाते हैं कि जो 300 से कम सारिफ है या जो घरेलू सारिफ है वो मुतासर ना हो क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसकी रीच नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं जावेद चौधरी साहब, और ये बड़ी तकलीफ है। ये गैर सियासी होकर मैं आपसे एक आम पाकिस्तानी होकर भी बात करूं तो ये बहुत ही पेनफुल चीज है, तकलीफदेह चीज है कि लोग अपना सोना बेचकर जो है वो बिजली का बिल खवातीन अगर अदा करेंगे। ये बातें दुरुस्त नहीं है। इनके ऊपर जितनी जल्दी रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए उसके लिए मैं अभी तो आप करके गई हैं और आप नहीं, मैं नहीं करके गए, देखिए पीपल्स पार्टी ने तब भी कैबिनेट में डे टू डे मैटर चलाना काम है, इलेक्शन करवाना काम है, उनको कह रहे हैं कि वो रिलीफ दे दे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई थी काबीना के अंदर। अब आप किस मुंह से कंपेन करेंगे और कहेंगे जी हम महंगाई से जान छुड़ाएंगे, हम बिजली के रेट्स कम करेंगे और हमने कमाल कर दिया। देखिए बात यह है कि हम अपने माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर करेंगे। जब 2013 में जब हुकूमत आई तो बिजली 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्द रोजाना बम धमाके होते थे, कराची में लाशें गिर रही थी। हमने वादा किया जिन जिन बातों के ऊपर हमने वो डिलीवर करके दिया। हमारा माजी है डिलीवर करने का। देखें आप 2017 का जो गंद है ना वो हमारे पे ना डाले। हमने मना, मेरी गुजारिश सुन ले, हमने मना किया कि ये ना करो, ये प्रोजेक्ट इमरान खान। आज ये प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से ये सारी जलालत हो रही है इस पूरे मुल्क के अंदर कि जी ये आपने खाली प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं हुआ। अभी एक मिनट में बात सुनो, आप मुझे बताएं, क्लेम किया ना आपने सर, मेरी गुजारिश सुने, खाली प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म यहाँ पे नहीं हुआ। जब ये 63A वाला जो फैसला है, आप मुझे कह रहे हैं ना बिजली का मसला नहीं हल कर सके। पंजाब में हमने कहा था कि हम बिजली फ्री करेंगे 100 यूनिट वालों की, हम कर रहे थे ना मसला हल। किसने आगे रोका था इस काम को? ये सुप्रीम कोर्ट ने रोका ना आगे। इनकी जिम्मेदारी है ये बिजली के बिल जो ऊपर गए, ये जो रुपया डिवेल्यू होता है इनकी जिम्मेदारी है। ये सियासत करते बैठ के, जब आप सियासत करोगे ऐसी जगहों पे बैठ के तो फिर ये होगा ये जो हो रहा है। जब लेजिस्लेशन आपने अपनी मर्जी की कर ली तो ये भी कर लेनी थी। कैसे कर लेते हैं? जी फ्री कर रहे हैं सर, आप बिल पास करते इंप्लीमेंट हो जाना। नहीं कैसे डिवॉल्ट सब्जेक्ट, नैप का बिल पास हो गया, डिवॉल्ट का पास हो गया। साहब मेरी गुजारिश सुने, आप पढ़े लिखे आदमी, 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, नहीं कर सकते वाला काम। हमने जो रिलीफ देना था हमने सूबे में देना था। इन्होंने सूबे की हुकूमत 1 साल में चल रही थी हमारी। एक तरह 63A का फैसला, मैं आपको एक बात बताऊं, आइन उस दिन सस्पेंड हो गया था जिस दिन आपने 63A का फैसला दिया था, क्योंकि आइन में एक चीज है ही नहीं, आपने वो डाल दी उसके अंदर। आज आप कह रहे हैं कि जी बिजली महंगी हो गई है, $1 रुपया, तो यही होना था ना। फिर जब आप एक 10 करोड़ 11 करोड़ के सूबे की हुकूमत आप नहीं चलने देंगे तो क्या होगा उसके बाद उस मुल्क के अंदर? मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा कि जिम्मेदार किसको समझे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरान साहब, आप इसका मतलब अदलिया को जिम्मेदार समझते हैं? आप समझते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है? इमरान खान की है,
इमरान खान तो 16 महीने क्या करते रहे आप? नहीं, इमरान खान ने तो वो कैंपेन, आपके मुल्क का फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंपेन कर रहा है मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, दुनिया के इंटरनेशनल इदारों को लिख रहा है कि इस मुल्क को डिफॉल्ट कर दो, अमेरिका में एमपीज को लिख रहा है कि मुल्क में 10,000 बंदे कत्ल हो गए। जब आप एक ऐसे इंसान को लाके सियासत में घुसाएंगे और फिर उसकी सपोर्ट होगी, इस हद तक सपोर्ट होगी कि हुकूमतें नहीं बनने देंगे पंजाब के अंदर, तो फिर आप मुल्क के साथ यही होगा ना जो हो रहा है। हमारी हुकूमत तो हमारी हुकूमत महीने को अपनी गवर्नमेंट नहीं समझते आप? हमें हुकूमत करनी नहीं दी ना। मैं पंजाब 16 महीने तो यार इजी था। नहीं, कोई इजी नहीं था। आप मुझे बताएं ना पंजाब में कितने अरसे हमारी हुकूमत रही है? किससे नहीं करना दिया? नहीं करने दी उन्होंने, 63 का फैसला दिया उन्होंने, नहीं करने दी ना, अदलिया ने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करने दी। जो जिन्होंने फैसला दिए, आप मुझे बताएं कि कहाँ इनमें लिखा हुआ है कि वोट पड़ेगा और काउंट नहीं होगा? बता दें आइन की किताब लाके कहीं पे। सर बिजली तो ये मजाक बना दिया उन्होंने। नहीं, बिजली वफाकी इशू है, पेट्रोल वफाकी इशू है, आईएमएफ के साथ वफाकी इशू है। हमने ये बात की थी कि हम सूबे के थ्रू अवाम को रिलीफ देंगे और 100 यूनिट जो है वो फ्री करेंगे। ये बात रिकॉर्डेड है और इसको रोका गया। और ये पहली वाकया नहीं है। जब लाहौर मेट्रो बन रही थी इलेक्शन से पहले, किसने उसको रोका था? सर बिजली वफाक का इशू है, ये फ्री वफाक नहीं करने, पंजाब नहीं कर सकता। नहीं कर सकते पंजाब, सूबे के पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप बता रहे हैं नहीं, सूबे के पास रिसोर्सेज है ना, सूबा अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो आप अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान से पैसे निकाल के इसमें डाल सकते हैं। मैं आवाम को रिलीफ देना है ना आपने। हमने एक तरीके से आवाम को रिलीफ देने के लिए फ्री किया, किसने उस चीज को रोका? सवाल ये है, किसने कहा ये ट्रस्टी वजीर आला है? वो लोग जिम्मेदार हैं आज जो बिजली पे लाने लगी, वो और जो इसको लेके आए थे प्रोजेक्ट इमरान खान को। आप मुझे एक मेरी गुजारिश सुने, 75 साल इस मुल्क के अंदर 106 रुपए का डॉलर मिलता था, ये इमरान खान आया आज 300 रुपए का हो गया। कोई तो है ना कहते तुरम खानी, और ये सारे के सारे आज भी उसको सपोर्ट करते बैठ गए। मतलब के अपने राइट और लेफ्ट जो है वो करप्ट जजेस बैठे हुए जिनके ऊपर रेफरेंसेज हैं और बैठ के नैब के ऊपर जो है वो अपना फतवे जारी कर रहे हैं। आपकी वैल्यू की क्या बात की क्या वैल्यू? वैसे मियां साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्द। कब आए? देखिए वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अक्टूबर के ऐलान किया, मगर कोई एक डेट जो है वो अभी नहीं है। जब वो आएगी तो इंशाल्लाह आपको। अब उससे पहले जावेद लतीफ साहब बेचारे डेट्स दे दे के थक गए जी, या सादिक साहब डेट्स दे के थक गए, आप लोग खुद डेट्स दे दे के थक गए, मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली डेट दे दे के थक गई। फैसला अगर शहबाज शरीफ साहब ने करना था तो पहले करवा लेते भाई। नहीं देखिए, मैं इसमें बहुत सारे मामला जो है ये बहुत डायनामिक इशू होता है। इसके अंदर बहुत सारे मामला को रिव्यू, जहाँ इस तरह के मामला चल रहे हैं जिधर आपको मैंने बताया है, जिस तरह फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरह जो है वो अदालतें लगाई जाती हैं कि जी वो उधर फैसला आए तो हम आगे से उसको बाद 16 अक्टूबर के बाद तो देखें अदलिया बदल जाएगी ना सर। वो तो मतलब कि देखने वाले मामले ना, लेकिन ये भी तो आपके सामने ना जो तमाशा लगा हुआ है कि एक जगह जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो रोजाना हियरिंग करवाई गई और एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज लगाया गया और उसके बाद भी गलत फैसले दिए गए। और अब इमरान खान को बचाने के लिए रोजाना या कैसे लगा लेते हैं, जेल के अंदर वहीं पे गिरफ्तारी डाली जा रही है। तो आपका ये दौर भी कोई इतना आइडियल नहीं है। नहीं, वहां पे कैसे हो रही है आप मुझे बताएं। मियां साहब को तो इन्होंने जो है वो खाना नहीं लाने दिया, वो उधर बैठ के मटन जो है वो देसी घी में तो बुशरा बीबी नहीं बना के देती होगी जो उधर मिलने अच्छी लगी हुई है। तो ये तो हाल है। तो ये एसी बंद करवाना चाह रहे थे आप, एसी बंद करवाना, एसी बंद नहीं हुआ तो बंद नहीं। देखिए हम इस तरह के कोई वो वेंचफुल लोग और इस तरह के जाहिल इमरान खान जैसे लोग तो है नहीं जो बैठ के तकरीर करें और कहेंगे कि मैं पंखे बंद करा दूंगा। मियां साहब का घर से खाना आता था और यहाँ नैब में नहीं आया था। नैब में नहीं आया था, नैब में नहीं आया तो मियां साहब की तबीयत खराब हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या वारदात थी। और ये इमरान खान वजीर आजम था जिसने सारा कुछ किया था। तो आज किस मुंह से मांगता है ये सारी सहूलियात? नाज़ साहब ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन सस्पेंड हो जाते हैं और आगे चले जाते हैं तो फिर कहां स्टैंड करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। वैसे देखिए, पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल वक्त हमेशा देखा है और बहुत ही जरूरत के साथ हमेशा सामना भी किया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस जो है वो कोई डिले का सामना होगा। और मैं समझती हूँ कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की मुश्किलात का जो हल है वो पार्लियामान के जरिए ही मुमकिन है। और किसी भी किस्म का जो डिले है वो कोई भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इवन निगरान वजीर आजम जो है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पर उनके बयानात भी रेगुलर बेसिस पे हम देख रहे हैं। और हकीकत भी है कि उनकी जिम्मेदारी एक साफ शफाफ इलेक्शंस बर वक्त कराना है, तो वो उसकी तरफ कमिटमेंट भी हमें मेरा ख्याल है कि जो उनकी कमिटमेंट है उसके ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए कि वो वक्त में इलेक्शन करवाएंगे। और 90 दिन हो या जल्द अज जल्द जो इंतखाबात का हमारा एक मुतालबा है, और मैं समझती हूँ मुतालबे की बात भी नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है जिसको अदा करना जरूरी है, और जितना डिले हम करेंगे इस प्रोसीजर के अंदर उससे नुकसान जो है मुल्क का ही नुकसान है। आप देखते हैं कि माशी हवाले से गेम करके हमें नहीं, हमारी गलतियां नहीं है, ठीक है। नहीं देखिए जावेद चौधरी साहब, आप हमें कहेंगे ना करते इलेक्शन हो जाना थे, नहीं आप हमें कहेंगे हमारी गलती है, हम कहेंगे हमसे पिछले वालों की गलती है, वो कहेंगे उनसे पिछले वालों की गलती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी इसी बात का नाम है कि हम अब वक्त में इलेक्शन कराने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी तैयारियां करें और निगरान हुकूमत जो है वो अपने जिम्मेदारी को इंशाल्लाह पूरी करते हुए बर वक्त इंतखाबात कराने में अपना किरदार अदा करें। पॉजिटिव उम्मीद और एक पॉजिटिव होप के साथ मैं समझती हूँ सबको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये गिरफ्तारियां वगैरह ये चीजें ये चलती रहती हैं, लेकिन इलेक्शंस और जमहूरी प्रोसेस जो है उसको स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को ले जाना, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी इसके खिलाफ जाएगा। फजल, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता मैं निगरान हुकूमत के सामने रखना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को निगरान हुकूमत कहा जाता है। ये गवर्नमेंट है कहां पे? वुज़रा ने अपनी अभी तक दीदार नहीं करवाया कौम को। अब वाटर एंड पावर के एक मिनिस्टर हैं जिनका इशू इस वक्त है कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला हुआ है, वो किसी जगह नजर ही नहीं आते। अगर आपने नजर ही नहीं आना था तो निगरानी किस चीज़ की है? अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।